फॉरेस्ट मॅन ऑफ इंडिया पद्मश्री जाधव पाईन. कसे आहात सगळे? स्माइल दिसत नाहीये चेहऱ्यावरती. कसे आहात सगळे विचारले. बरे आहे वगैरे काहीतरी म्हणा की. बरे आहे का आनंदी आहे? आवाज बघू. कसे आहात? तरुण आहेत म्हटल्यानंतर 32 दात शाबूत पाहिजे. बघू बरं, मला दाखवा सगळ्यांना. सगळ्यांचे आहात का? ओके, येस. म्हणजे तरुणांचं शिबिर आहे याची खात्री पटली मला आता. ओके. एक सुंदर अभंग आहे संत तुकाराम महाराजांचा. त्याच्या 2 ओळी आपल्या भेटीला जे आलेत ना त्यांच्यासाठी. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, पक्षी सुस्वरी आळवीती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी. जगद्गुरु संत तुकोबारायांचा हा अभंग आपल्यापैकी बरेच जण ऐकतात, ऐकला असेल. निबंध लिहिताना आपण वापरतो तो अभंग संदर्भ म्हणून. आणि जगाच्या पाठीवर मराठी माणूस कुठेही जाऊ द्या, हा अभंग जेव्हा जेव्हा निसर्गाचा उल्लेख येतो तेव्हा तेव्हा संदर्भ म्हणून असतो, म्हणजे असतोच. पण हा अभंग जगणारा जिवंत माणूस ज्यानं या काळ्या आईच्या कुशीत श्वास पेरले आणि थोडं नाही 1400 एकराचं मोलाई कथोनी नावाचं जंगल निर्माण केलंय, ती व्यक्ती आज आपल्या भेटीला आली. टाळ्यांचा कडकडाट इतका मोठा असला पाहिजे की आसामपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि आसामलाही गर्व वाटला पाहिजे की माझा पुत्र महाराष्ट्राच्या भूमीत आलाय. मोठ्याने टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे. मित्रांनो, माझं नाव स्वाती गोडसे. खरं तर सांगण्याची गरज नाहीये, कारण ज्या व्यक्तीच्या शेजारी मी बसली आहे ना तेवढी माझी पात्रता तरी आहे का हे मला खरंच माहिती नाहीये. कारण त्या व्यक्तीचं जेवढं वय आहे, आज 60th आहेत ते, पण गेल्या 42 वर्षांपासून त्यांनी एकच काम केलंय, ते म्हणजे दररोज पहाटे 3ला उठायचं आणि झाडं लावायचं. एवढंच काम हा माणूस करतोय. किती छान आहे ना. 42 वर्ष अखंड अविरत कोणताही थकवा न घेता या माणसानं झाडं लावलीत आणि 1400 एकर म्हणजे विचार करा. आता तुम्ही टाळ्या किती वाजवल्या असतील आणि या माणसांनी झाडं किती लावली असतील. तर श्वास पेरणारा हा माणूस ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातून ईशान्य भारताच्या आसाम राज्यातून खास आपल्यासाठी आलाय इतक्या लांब. आणखीन एकदा टाळ्यांचा कडकडाट करत पद्मश्री वनपुरुष विक्टोरियस मॅन जाधव मोलाई पाईन यांचं आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीत आपण स्वागत करूया. आणि आपण जे काही बोलतोय त्यातलं यांना काहीही कळत नाहीये, कारण यांना फक्त हिंदी समजतं आणि आपल्याला आसामी बोलता येत नाही. तेव्हा तुमच्यासाठी मी एवढंच सांगितली. आणि आता सरांशी थोडा संवाद करूया. त्यांच्याशी मी हिंदीत प्रश्न विचारणार आणि त्यांच्या उत्तराचं थोडक्यात संक्षिप्त करून मी तुम्हाला सांगेल. आणि इथे बसलेले सगळेच ज्ञानाच्या मार्गावर जाणारे सूज्ञ असे युवक आहेत आणि ते जर सूज्ञ नसते तर आज या शिबिरात नसते, हो की नाही. त्यामुळं तुम्हाला कळतंय तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात काय करायचंय आणि म्हणून तुम्ही आज इथे आहात. आणि इथे जे मिळेल ते तुम्ही जर घेऊन गेलात ना तर 100% जेव्हा 4-5 वर्षांनी तुम्ही जे काही बनाल त्यानंतर तुम्ही इथेच असाल ॲज अ गेस्ट. तेव्हा खूप काही मिळतंय, भरभरून घ्या. शिदोरी उघडी ठेवा. इथून शिदोरी घेऊन जायची, तुमची बकेट उघडी ठेवा, ठीक आहे. कारण इतकी सारी लाखोनी झाडं लावणारा माणूस इथे बसलाय. आता काय घ्यायचं ते तुम्हाला ठरवायचंय. तो जाधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र की भूमि में. जो 2 लाइनें मैंने आपके लिए गाई वो थी संत तुकोबा राय, जिनके नाम से, जिनके कार्य से हमारी महाराष्ट्र भूमि पूजी जाती है, जानी जाती है, जिनका कार्य बहुत बड़ा है और जिनका लिटरेचर भी इतना बड़ा है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते जैसा आपका कार्य है. तो उनकी वो 2 लाइनें थे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे. इसका मतलब ये होता है
कि वृक्ष माने पेड़ पौधे हमारे अपने हैं, अपने सगे हैं, और जैसे सबों का अपनों का हम ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें पेड़ और पौधों का भी ख्याल रखना है, जो कि आप तो कर रहे हैं पिछले 42 सालों से। और इसीलिए आपके लिए वो समर्पित किया अभंग और वो 2 लाइनें आपके लिए गाई। तो कैसा लग रहा है इस महाराष्ट्र की मिट्टी में? महाराष्ट्र में आके बहुत अच्छा लगा। आगे तो आया था, औरंगाबाद आया था, बॉम्बे आया था, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेडेक्स में आ रहा है, जो देख के मैं बहुत अच्छा लगा है महाराष्ट्र में आके। आगे तो अच्छा लगा, अभी तो अच्छा लगा है। किसके लिए? महाराष्ट्र में भारतीय कला कृष्टि सांस्कृतिक विकास नहीं है, दक्षिण भारत का महाराष्ट्र में भी है, सब इंडिया है। इसके लिए बहुत अच्छा लगा यहाँ के। यहाँ के फर्स्ट संगम कदम हॉल में बॉम्बे APJ अब्दुल कलाम सर भी वही अवार्ड दिया था, मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप कराया, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख रुपया चेक देता है। विश्ववासी के लिए कर जा, आपका सब्जेक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा मीटिंग में मौत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ इन्वाइट करेगा आप जाने पर। उसका बारे में 3 दिन के बाद में इन्वाइट करा फ्रांस, इवन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो मेरा पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है, कैसे जाएगा? तो वहाँ मेरे लेटर भेज दिया, मेरा तो वो कोई पासपोर्ट वीसा नहीं है, कैसे जाएगा? तो इंडिया गवर्नमेंट को वहाँ से लेटर लिखा, उसको हम लोग का वर्ल्ड में दरकार है, उसको तो पासपोर्ट वीसा भारतीय प्रशासन में देने पड़ेगा। तो वही दिन आपका बॉम्बे के लिए सोलंकी सर है, वो पासपोर्ट वीसा कंप्लीट करके कलकत्ता में वीसा पासपोर्ट इंडिया बंद कर दिया 2 दिन, उसके 2 दिन के आगे गया था 2012 में। तो मैं कोई दिन फ्लाइट में नहीं उठा रहा, तो डर लगता है मरेगा कि फंसेगा कोई पता नहीं। जब तक कलकत्ता जाके पासपोर्ट वीसा मिला तो मैं देखा का वो ऐसे डर लगता है, जब बाहर जाएगा तो वहाँ जाके देखा है कि तो फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में बहुत लंच मिला है। कलकत्ता तक अरब का दहा तक 3 बोतल पी लिया, अरब का दहा तक स्विट्जरलैंड जेनेवा तक 2 बोतल पी के फ्रांस पहुंच गया। तब मेरा साथ फोटोग्राफर जीतू कलिता गया था, उसको बोला देखिए पेड़ ने मेरे को कपड़ा पहनाया, पंछी ने 7 समुद्र 13 नदी पार करके मेरे को सूरज उठने देश से सूरज मारने देश से लेके आया था, दूसरा तो कोई नहीं लेके आया था। तो दूसरा दिन जब इवेंट हुआ, इवेंट में 195 देशों का साइंटिस्टों ने घोषणा करा, समस्त विश्ववासी प्रकृति ध्वंस करा है, एक आदमी सृष्टि करने के लिए मैं को उधर संपूर्ण विश्व के वो बुक में है, मेरा जो है ना वो उधर ही दिखा है। तो यहाँ सब करके आया था, इंडिया में आ रहा है। मैं इंडिया में हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गया था। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोल्म 113 देशों ने घोषणा करा वही दिन भी क्लाइमेट चेंज। इंडिया में हर स्कूल, कॉलेज में क्या करा है, तो डिग्री में वो पाठ्यक्रम में है, लेकिन इंडिया का स्कूल, कॉलेज जाने में देख रहा है एक ही गाटा पर विश्व परिवेश दिवस पालन कराए, एक भी पेड़ नहीं है। आज 42 साल हो गया, 5 जून में विश्व परिवेश जो पालन कराए, लाखों पेड़ का पौधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके सब दिया था, लेकिन पेड़ एक भी नहीं। इंडिया के शिक्षा ऐसे ही है, नहीं बड़ा लोग पेड़ कटा है, सूता लड़का बच्चा का पेड़ का उखाड़ जान मरता है, ओरिजिन से नहीं उखाड़ने से भी एक ही जमीन पर रहेगा तो इतने क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। ये होता है क्या अभी क्या करने पड़ा, शिक्षा को अवगाड़ी करने के एनवायरमेंटल साइंस, परिवेश विज्ञान एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा, परिवेश शिक्षक देने पड़ेगा, परिवेश यूनिवर्सिटी देना। जब तक एक लड़का एलपी स्कूल में एडमिशन देगा, एक पौधा लगाएगा, 5 साल में बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा, दूसरा साल और एक पेड़ का विश्ववासी को देगा,
तब साल भर इंडिया ने कितने एडमिशन देता है, 2 साल में कितने हुआ, 3 साल में कितने हुआ, 4 साल में 3 साल में इंजीनियरिंग हो जाएगा। वो लड़का बच्चा सब नया धरती बचा जाएगा। वो लोग का पेड़ कोई दिन कटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पंछी रहेगा मारने नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर रहेगा वो मारने नहीं। आदिम युगों से जो सुरक्षा नहीं करा वो लोग करेगा। इसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का प्रैक्टिकल नॉलेज है। मेरा फॉरेस्ट में आ रहा है, ये नहीं इंडिया के बोटानिकल प्रोफेसर आ रहा है, साइंटिस्टों लोग आ रहा है, ये नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की आ रहा है। मैं देख रहा है वो लोग का थियोरिटिकल पेड़ का नाम जाना है लेकिन पेड़ सीना नहीं है, तब हमारे स्तर पे क्या गलती है। इसके लिए ये प्रैक्टिकल होने चाहिए। एनडीए में एजुकेशन मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री, जो पहले महिला इंजीनियर एनडीए में है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, वो मैं जब बोल दिया था भारतीय कला कृष्टि संस्कृति जब बचपन से हर स्टेट के भाषा पर क्लास 10 तक शिक्षा देने पड़ेगा मातृभाषा में, तब उसका ब्रेन कल्चर होता है। जब हमारे का बचपन से क्या रहता है, इंग्लिश देता है, हिंदी देता है, मराठी देता है, बंगाली भाषा आसामी से देता है, संस्कृत और ब्रेन कल्चर नहीं होता। इसके लिए हमारे इंडिया के एजुकेशन से बहुत गलती है। इसलिए 2020 के 22 ये शिक्षा का संस्कार करा संविधान में, ये तो अच्छी काम करा है भारत सरकार। तो एनडीए में पहले बार ये जाके मैं बोल दिया था। उसके बारे में जब कोविड आ गया, मैं जो काम करा है, मैं तो दूसरा काम नहीं करा। धर्म, राजनीति, अर्थनीति सबसे हमारे ऊपर कौन? प्रकृति। इसके लिए राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति के आधार से मैं प्रकृति के काम कर रहा है, दूसरा तो काम करा नहीं। मेरा जो जमीन है बहु हिस्से के लिए इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिशों लोग का, मेरा फॉरेस्ट में हुआ मोहगढ़ सिटी 1826 24 फरवरी में वो ब्रिटिशों लोग नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लिया था। उधर ही मेरा जन्म है। जब कब्जा कर लिया वो बचपन से देखा ब्रिटिशों लोग का जहाज का ढाका होके कलकत्ता के सामान लेके उधर ही लेता, और जेपीआर आपासम का पहले रेलवे का स्टेशन उधर जोड़ा जेपीआर है, उधर सामान लेकर वो डिस्ट्रीब्यूशन आपासम ने करा है। लेकिन 1965 से विरुषों के हमारे गांव मोहगढ़ सिटी और जहाज घाट रेलवे के लाइन 10 किलोमीटर टोरंटो के अंदर के चला गया। चलने के बाद मैं गया था, मेरा पिता माता जी गया था माजुली, मैं गया था जोड़ा जॉर्जकोट का पेस्टा और नीलकंठ ठाकुर के घर में लोग के क्लास 3 तक बिलरी पढ़ा था, 90 नंबर बालिका प्राथमिक विद्यालय। वह पढ़ने में एक साइंटिस्ट है जिसे हम लोग का बचपन से सिखाया, पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। प्रैक्टिकल में बचपन से दिया था। आज तक उसका उम्र 93 ईयर्स का मेरे फॉरेस्ट में आ रहा है। वहाँ वो लोग का गांव में क्या करा है, और सुपारी का पाना मिलाया हुआ, वो सुपारी सबके हाथ में नहीं होता है, मेरे हाथ में बहुत होता है। इसके लिए वही दिन एक पाना का पौधा लगाने से भी 25 पैसा देता है। 25 पैसा में बादाम 1.5 केजी मिलता है। बादाम के ऊपर में गांव में जा जाके प्लांटेशन कर रहा है। एक दिन वो साइंटिस्ट, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप क्या बता रहे हैं, उसके आगे की स्टोरी भी सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। यांना 30 वर्ष अखंडपणे हे झाडं लावत होते। वयाच्या 16व्या वर्षापासून 30 वर्ष पुढची हे अखंड झाडं लावत होते। जंगल तयार झालं होतं, बांबूच्या झाडापासून सुरुवात झाली। ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात खूप मोठा पूर आला, सगळं होतं नव्हतं गेलं। मुकी जनावरं डोळ्यासमोर मरताना ह्यांनी पाहिली आणि ती पाहिल्यानंतर ह्यांचा जीव तळमळला। माणूस सेन्सिटिव्ह आहे ना, ज्या माणसाचं निसर्गावर प्रेम असतो तो माणूस असा असतो। मग त्यांना प्रश्न पडला, त्यांना काही बुजुर्ग लोकांनी सांगितलं की जर झाडं असती तर हे असं झालं नसतं।
सापं मेली नसती, मुकी जनावरं मेली नसती आणि भविष्यात माणूस सुद्धा राहणार नाही इथे जर आपण झाडं नाही लावली. मग त्यांनी विचारलं कुठली झाडं लावायची. तेव्हा त्यांना असं कळलं की जी झाडं जमीन पकडून धरतात अशी झाडं लावा. त्यामध्ये बांबूचं पहिलं नाव घेतलं. बांबूपासून यांनी झाडं लावायला सुरुवात केली आणि बांबूपासून झाडं लावण्याचा हा प्रवास आज 42 वर्ष अखंड सुरू आहे. ते झाडं लावत होते, त्यांना कुणाचं घेणं देणं नव्हतं. मीडियावाले येऊ देत किंवा 4 लोकांना तिथल्या सरकारला कळावं, कुणाला कुणाची न मदत घेता एकटा माणूस जग बदलू शकतो का, तर तो बदलू शकतो. ह्याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे जाधव पायंगे. एकट्या माणसाने मोलाई कथोनी, खरं तर ते नाव सुद्धा नंतर गव्हर्नमेंट सरकारने दिलंय, कारण मोलाई त्यांचं नाव आहे आणि कथोनी म्हणजे जंगल आहे. सो त्यांचं जंगल म्हणून ते नाव दिलंय. 30 वर्ष हे जंगल त्या ठिकाणी एका कोपऱ्यात खोऱ्यामध्ये त्या बनत होतं. हे पहाटे उठून रोप लावत होते, ते रोपाचं झाड बनत होतं. मिळेल तिथली बिया गोळा करणं, झाड लावणं हा छंद होता त्यांचा. खूप इंटरेस्टिंग एक गोष्ट आहे त्यांच्या लग्नाची, पण ती पुढे आपण त्यांच्याकडून ऐकणार आहोत. कारण कसं आहे, हा करणारा माणूस आहे आणि भरभरून बोलावं असं वाटतंय त्यांना. आता किती बोलावून किती नको झालंय. फक्त त्यांची भाषा आहे ती थोडीशी तुम्हाला समजून घ्यावी लागेल, म्हणून त्यांना मी थांबवलं. खरं तर मला खूप वाईट वाटतं एवढ्या मोठ्या माणसांना थोडंसं थांबवलं, कारण ते ओघाच्या भरात बोलत होते. पण तुम्हाला कळलंही पाहिजे म्हणून मी थोडासा तो एक काय म्हणू शकते थोडंसं त्यांना थांबवलं. तर झालं असं इंटरेस्टिंग स्टोरी. 30 वर्ष जंगल तयार करण्याचं, झाडं लावण्याचं काम ह्यांच्याकडून सुरू होतं. एक पत्रकार त्या जंगलात सहज गेले आणि त्या पत्रकाराच्या दृष्टीत कॅमेऱ्याच्या लेन्समध्ये एक माणूस कैद झाला. तो माणूस म्हणजे मोलाई, आपले जाधव सर. आणि त्यांना असं वाटलं इथं एवढे हिंस्र प्राणी आहेत आणि एवढ्या घनदाट जंगलात हा एकटा माणूस काय करतोय. त्यांना क्युरिओसिटी वाटली. ते अजून थोडे पुढे गेले. त्यांना एक बाई पण दिसली आणि 2 छोटी मुलं पण दिसली. मग त्यांना कळलं यांचं घर पण इथे बांबूच्या लाकडाचं, हे पूर्ण कुटुंबच इथे राहतंय. तो फोटो पेपरमध्ये आला. त्यानंतर जगाला कळलं की अशी एक व्यक्ती आहे ज्यानं जंगल बनवलेलं आहे. 30 वर्षांपासून काम सुरू आहे. विचार करा, आज वसुंधरा दिन येतोय बघा पुढच्या आठवड्यात. तुम्हाला बघायला मिळेल टीव्हीवरती, पेपरमध्ये किती राजकीय मंडळी हातात रोप घेऊन असतील, फोटो निघतील त्यांचे खूप छान छान. 30 वर्ष माणूस काम करतोय, जगाला माहितीच नाही. हत्ती आले, वाघ आले, पशु पक्षी आले, जगून गेले, आशीर्वाद देऊन गेले, भरभरून खाऊन गेले. तिथलं वातावरण बदललं. पण माणसाला ध्यास एकच की आपल्या सृष्टीला, या काळ्या आईला हरभर करायचं. पुन्हा ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात पूर आला तर एकही आत्मा, एकही मुकाजीव मेला नाही पाहिजे. हीच तळमळ त्यांची. आणि तीच तळमळ ते आता भरभरून सांगत होते की कसं मला एपीजे अब्दुल कलामांनी डोक्यावर हात ठेवला आणि त्यांचं वाक्य होतं, एपीजे अब्दुल कलामांचं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माझे राष्ट्रपती, त्यांचं वाक्य होतं दी ग्रेट मॅन. त्यांचं वाक्य होतं तुम्ही जगातलं सगळ्यात सुंदर काम करताय. आणि तेच त्यांनी आता सांगितलं. आणि परत कसा त्यांचा दौरा झाला ते सुद्धा त्यांनी सांगितलं. मी संक्षिप्त करून सांगते. नंतर त्यांना बोलावणी आली, जसं मीडिया त्यांचा फोटो आला त्यानंतर मग लोकांना कळलं की असं पण काम सुरू आहे. माध्यमं गेली, प्रिंट मीडिया गेला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गेला, महाराष्ट्राच्या सरकारमधून सगळीकडून ओघ सुरू झाला या माणसाला पुढे आणण्याचा. मागच्या 10 वर्षांपासून हे जगाला माहिती झाले. कदाचित इथे बसलेल्यांना आजच कळलं असं एक मानव निर्मित जंगल आहे, जगातलं पहिलं बरं का, एकट्या माणसाने केलेलं. तुमच्यापैकी एका माणसाने जरी ठरवलं ना तरी मी म्हणते जंगल सोडा, एक बाग तरी आपण नक्कीच तयार करू शकतो, है की नाही. तर एक पुढचा प्रश्न घेऊन मी त्यांच्याकडे जाते. जाधवजी, 42 इयर्स बहुत लंबी जर्नी है. शुरुआत करते समय कोई भी अच्छे काम की पहले मन में सवाल आएगा कि ये होगा ना, और देखेंगे सारे अड़चने, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं करूँ या ना करूँ. तो ये सारा आपका जर्नी शुरू था. कभी अड़चने आई क्या, समस्या आई क्या आपको, और उन समस्याओं को कैसे आपने फेस किया, और कोई भी ऐसी चीज आपको हरा कैसे नहीं पाई. एक ही चीज 42 ईयर से कैसे कर रहे हो आप. पब्लिक को लोग मेरे को कोई जो वो लोग का दिक्कत नहीं दिया था, लेकिन एक दिक्कत हो गया जब बड़ा फॉरेस्ट हो गया, जब राइनो आ गया, डियर आ गया, रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, और जो तो एलिफेंट आ गया, 150 एलिफेंट है. तो आने के बाद मकान का तोड़ दिया. एक दिन ये मेरा लिए उनका पूजा किया
तो जंगल बनाने में एलिफेंट आके हमारे मकान का तोड़ दिया था। इसके लिए ये फॉरेस्ट पेड़ सब काटने देगा। एक दिन वो गांव में मीटिंग हुआ था, हजारों लोग हैं, तब एक दिन पेड़ काटने आया था। मेरे को बुलाया, मेरे को पूछा कि हम लोग के पेड़ काटने से भी एलिफेंट नहीं आएगा, हमारे मकान का नहीं तोड़ देगा। तब मैं बोला पेड़ मत काटो, पेड़ पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ काटो। मेरा पेड़ में तो कोई मकान का तोड़ है। एलिफेंट के लिए आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी, भारत का प्रधानमंत्री है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन लोग का साथ बातचीत करिए। मेरा बात सुन के वो लोग चला गया। चलने के बाद उधर क्या है, तब आप लोग का पत्रकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पहले पत्रकार ने वहाँ गया था, जो दिन आया था 9 का को टाइगर ने मार दिया था, 3 राइनो है, 150 एलिफेंट है। मैं जाना है कि पूछा है, वो मारने के लिए आया था। जर्नलिस्ट को भरा दिया था, वो लोग को सलाने जंगल में ढुकाने नहीं दिया था। तो पिछला दिन मकर करती है, वो दिन आके आसामीज गामूसा 500 रुपया और दूसरा वो लोग आके मेरे को दिया था, संबुलाना दिया था और पत्र दिया था, आपका साथ हम लोग है, आप बहुत अच्छा काम आप कर जाओ। लेकिन ये आर्टिकल निकाला 2 साल लगा। 2008 से 2010 में 25 जनवरी में निकाला आर्टिकल। जीतू कलिता लिखा, फोटो का पार्ट जो है ना वो लिखा है। वो लिखने के बाद DY365 दूरदर्शन टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया आने के बाद तब धोरीटी ने 22 अप्रैल में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके वहाँ 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर के ऊपर, हर पंछी के ऊपर अध्ययन करके इंडिया में पहले बार फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सम्मान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिया था। देने के बाद उसके बाद मैंने आसाम गया था, आसाम से APJ अब्दुल कलाम भी इंसार किया था, उसके बाद विदेश गया था। ये जा के आपको 5 का संघ सभा भी बॉम्बे में मेरे को पूछाया, सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या देता है। मैं बोल दिया था देश क्या देगा मेरा जरूरत नहीं है, देश के लिए मैं क्या करूँगा यही मेरे काम कोई तो महाराष्ट्र जितनी भी हेल्प मिला इंडिया में महाराष्ट्र में मिला है, दूसरा में नहीं। और जितने भी IAS ऑफिसर महाराष्ट्र के भी मेरे साथ गया था, रुक था और देख रहा है। इसके लिए अच्छा लगा है कि इधर आने में वो बच्चों लोग के साथ बातचीत में नासा से भी आ रहा है स्टूडेंट, वो लोग का संदर्भन मंगलगांव में गया था, वो लोग का पूछाया आप लोग झूठ मत बोलिए, संदर्भन मंगलगांव में जाके क्या क्या मिला है। तो मेरे को बोला ऐसा किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा पानी के संवेद मिला है मंगलगांव। तब वहाँ पानी जब संवेद मिला एक पौधा लगाओ, पौधा जब हो जाएगा उसके पास से सब धरती से आधा पीपुल मंगलगांव में जाने पड़ेगा। यह तो धरती बड़ा नहीं हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, धरती का यहाँ कम हुआ था अभी इरोशन के बाद। और क्लाइमेट चेंज से जहाँ हम लोग सोसाइटी एंटार्क्टिका में बर्फ है, सुमेरु में बर्फ है, हिमालय में बर्फ है, ये नहीं समुद्र के अंदर में भी बर्फ है। वो बर्फ इतनी उष्णता है, गर्म होता है, वो जब तूफान आ जाता है वर्ल्ड का हर पर्वत पहाड़ों में एक रिटर्न टू बैक होने के बर्फ गिर जाता है। गिर जाने के बाद मिट्टी के जो बर्फ रहता है वो गल जाता है, समुद्र का पानी ऊपर में आ गया। जब 6 फीट 5 फीट हो जाएगा तब बॉम्बे, केरला, तमिलनाडु वो सब नीचे चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वो लोग सब नीचे चला। बांग्लादेश तो समुद्र का पानी बहुत ऊपर में आ गया अभी। तब मैं गया था ढाका, तो अभी ऐसे ही आ रहा है। वो नियंत्रण कौन करेगा? वो नियंत्रण सुरक्षा करने के लिए पेड़ नहीं करेगा। इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी 700-800 करोड़ पीपुल अपन जिंदगी के लिए एक एक पौधा लगाने पड़ेगा। उसके बारे में इकोनॉमिकल फॉर्म क्लाइमेट चेंज
फ्रांस हेलिटन में हुआ था। इंडिया से मैं गया था और इकोनॉमिकल एक लेक्चर में 12 मिनट भाषण देने के बुलाया। मैं पूछाया आप लोग वहाँ का 195 देशों के 20,000 पीपल है हेलिटन होटल में। तब मैं उसको पूछाया क्या आप लोग का इकोनॉमी कितनी जरूरत है, 1 मिनट उषा बंद करो, ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ नहीं देता है। इसके लिए 20,000 पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड अपन जिंदगी के लिए एक पौधा लगाओ। ऑल ओवर वर्ल्ड 718 करोड़ पीपल एक पौधा लगा तो आप धरती बचा सका, नहीं तो धरती नहीं बचेगा। ये तो आ रहा है। इसके लिए ये बैलेंस उन्नत कंट्रियों ने वो लोग क्या करा है, आगे प्रकृति को ध्वंस करा है, लेकिन उन्नयनशील देश का बैलेंस है। इंडिया, चाइना, ताइवान, जर्मन, जापान वो लोग का बैलेंस है, वो बैलेंस रूप में करा है। वो लोग का कम जनसंख्या, कम पॉपुलेशन में प्रकृति ध्वंस करा है, लेकिन इंडिया का इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में बैलेंस है। थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा हुआ, इंडिया का करप्शन है। 2020 तक अभी क्या होगा, 50 तक क्या होगा, विश्व से सब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तब क्लाइमेट चेंज करता। जितने भी कोविड ने ऑल ओवर वर्ल्ड डाइट हुआ, ऑक्सीजन का अभाव पर हुआ था। इसके लिए हम लोग पेड़ पौधा के ऊपर ध्यान देकर सुरक्षा करके, और भारत का प्रधानमंत्री को मैं एक लेटर भेज दिया था, जो जितने भी इंडिया का फॉरेस्ट वो सुरक्षा करके डेवलपिंग करने चाहिए, वो मत गलती लगाओ, तब हम लोग जिंदा नहीं, जो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। ये करने से महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा बिग स्टेट नहीं, महाराष्ट्र अभी जो रतन में गया था, वही जो गवर्नर भी बोल दिया था जे ये तो 18 विलेज 10,000 पीपल डाइट हो गया भूमिकंप में, क्या करने पड़ेगा, वो मरने से भी जिंदे रहेगा, उसका नाम पर एक पौधा लगाओ, हम लोग ऑक्सीजन लेकर जिंदे रहेगा। ये करना चाहिए, अभी कर रहा है, और जितने दिन में रहेगा उतने दिन करने सकेगा। ये इंडिया सब तो ग्रीन करना है, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे घर है। इसके लिए दुबई में डिजिटल फॉरेस्ट बना सकता है, मैं तो 22-30 दिवस में उधर जाएगा। उसके बाद मैं तो मेक्सिको चला जाएगा। मेक्सिको में वो राष्ट्रपति वो जब गया था, वहाँ का 3 साल वीजा है मेरा मेक्सिको, वहाँ 1 लाख स्टूडेंट के साथ पेड़ पौधा लगाने को। आजकल वो नया नया प्लांटेशन कर सकता है, और कोविड में नहीं गया था, पूरे प्रोटोकॉल के सामने उधर। इसके लिए मेरा फर्ज से जो अनुभवी है, ज्ञान लेता है, मैं जान के उसको यूनेस्को बेनिफिशियर को बोल दिया था, समस्त विश्ववासी 7 डेज लॉकडाउन पड़ेगा, करने पड़ेगा, तब धरती आगे जैसे ऐसे घूटे आएगा, नहीं तो धरती के लिए बहुत खतरनाक है। कि आप जब तक धरती रहेगा तब तक जिंदे रहेगा। इसके बारे में भारतीय सामरिक बाहिनी का कर्नेल आ रहा है, एयरपोर्ट का कर्नेल है, आप धरती ही नहीं रहेगा, देश किसके साथ लड़ेगा। पहले धरती बचाओ, उसके बारे में देश रुको, तो आप लोग का स्टीप ओवर प्लांटेशन करने पड़ेगा। आज भारतीय सामरिक बाहिनी एयरपोर्ट पे प्लांटेशन कर रखता है, मैं देख रहा है, वो लोग आ रहा है, स्टूडेंट सब बाईसाइकिल लेके आता है एयरपोर्ट पे। अभी रविवार के दिन अप्रैल महीना तक प्लांटेशन करा है मेरा साथ, जो अच्छे लगा था, हेल्प कराई, अभी मेरे को प्रेरणा देता है, वो लोग करके जाओ, हम लोग पासे पासे आए। अब तो मैं इंडिया के 113 पीपल का बच्चों लोग का मेरे है, हमारे गलती से जो शिक्षा देता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होने चाहिए। ये मेरा सुझाव है इंडिया। आपली जी एज्युकेशन सिस्टीम आहे त्यातूनच जर हे पेरलं गेलं मनामनामध्ये, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक एका माणसाचं एक झाड होईल, एका विद्यार्थ्याचं। आणि विचार करा, 1ली ते 10वी पर्यंत आपली प्रत्येक मुलाची 10 झाडं असतील त्या शाळेमध्ये, त्यानंतर परत ग्रॅज्युएशन पर्यंत ज्या कुठल्या कॉलेजमध्ये आपण असू, दरवर्षी जो विद्यार्थी झाड लावेल 5 वर्षात त्याचं एक झाड असेल तिथे, आणि दरवर्षी जितकी मुलं येतील तितक्यांची ती झाडं होतील। शाळा संपली की पुन्हा एखादं कुठला तरी भाग आपल्याला
काय म्हणू शकतो त्याला अडॉप्ट करता येईल आणि तिथे आपण पुन्हा वृक्ष लावू शकतो आणि वृक्षांचं आच्छादन हे किती वाढेल. त्यामुळे बेस काय आहे, एज्युकेशन सिस्टीम, विद्यार्थी. आणि खरंच विद्यार्थी जग बदलू शकतात. त्यांचं वय 16च होतं जेव्हा शिवरायांनी स्वराज्य निर्माण केलं, तेव्हाही त्यांचं वय 16 होतं. आणि आता यांनी देखील जंगल बनवायला सुरुवात केली तेव्हा ते 16व्या वर्षी होते आणि कदाचित तुम्ही 16वं वर्ष पार केले, जबाबदारी वाढली आहे. यांची एक खूप छान किस्सा आहे, तुम्हाला सांगते. त्यांचं लग्न पण जंगलातच झालं बरं का. आणि त्यांनी बोलता बोलता तो किस्सा सांगितला. ते झाडं लावण्यात इतके मग्न होते की लग्न करायचंय हे त्यांना लक्षातच नव्हतं. म्हणजे ते विसरून गेले होते की आपल्याला वय झाले, आपलं लग्न पण करायला पाहिजे. म्हणजे इतका निसर्ग वेळा व्यक्ती, इतकी ते क्रेज डोक्यात, पॅशन म्हणतो ना आपण त्याला, की मला स्वराज्य निर्माण करायचंय. काय पॅशन असेल, काय लेवल असेल स्वराज्य निर्मितीची, शिवाय शिवरायांच्या डोक्यामध्ये तशी ही सृष्टी हिरवी बनवायची आहे. मला सृष्टीला हिरवगार करायचंय, फक्त झाडं लावायचंय. काय ते पराकोटीचं ते पॅशन असेल. विचार करा तुम्ही की आता मुलगा 16-17 वर्षाचा नाही झाला की लगेच त्याच्या मनात वेगवेगळे विचार यायला लागतात. गर्लफ्रेंड असते, बॉयफ्रेंड असते, किती लहान वय असतं पण तरी सुद्धा रिलेशन मध्ये आहे. हे शब्द किती सर्वसामान्य झालेत ना. एवढीशी मुलं पण म्हणतात आम्ही रिलेशन मध्ये. म्हणजे किती कॉमन ही गोष्ट. हा माणूस वयाची 40 गाठली तरी त्यांना माहितीच नव्हतं की मला लग्न करायला पाहिजे. त्यांना आठवण करून द्यावी लागली म्हणून त्यांचं लग्न उशिरा झालं. तर किस्सा त्यांच्याकडून ऐकूया. मी सांगणं तितकं हे नाहीये, आपण ऐकूया त्यांच्याकडून. जाधवजी, आपकी शादी लेट हुई, वो आप इतने भूल गए थे पेड़ लगाने के इसमें कि आपको याद ही नहीं रहा कि अभी उम्र हो गई है, शादी भी करनी चाहिए. उसके बारे में क्या है, जब तो प्रकृति के साथ रहेगा, जानवर के पंछी के साथ रहेगा, नेशनल के साथ रहेगा, तो सब भूल जाता है, शादी का उम्र भूल जाता है. कोई एक किस्सा है, एलपी स्कूल के है, वो बुलाया, ये आपका उम्र तो ज़्यादा होगा, कितने दिन फॉरेस्ट बना सकेगा ये शादी करने. तो वही दिन वो एक उसका वाइफ का जो दीदी उसको भी दिखाने के लिए तो लेके गया, वो शादी करके दिया. जंगल में ही, जंगल में, वो जंगल में प्रेरणा है. तो हजारों लोग जब पौधा लेके आए थे वो भी प्लांटेशन कराया. और हमारे मिशन कमेटी का क्या है, तो प्रकृति से लिया, प्रकृति से दिया. दरिया के आसपास रहता है, शाम के ऐसे ही घर बना के ऐसे ही रहता है. और हमारे राइस पेड़ बनाता है, आलू के यहाँ तो मगुआ बनाता है ना, हमारा राइस पेड़ बनाता है. वो आने दिन 1 पर्पस फॉरेस्ट से लेके बनाता है. आजकल वो लोग का इकोनॉमिकल बहुत डेवलप होता है. उसका पेड़ का जो बीज है ना, उसका बिक के हो तो लाखों को पैसा मिलता है. उसका कॉटन का, सिमोनू का कॉटन, वो तो बहुत कॉस्टली है, उसको बहुत पैसा मिलता है. आज का फॉरेस्ट के ऊपर बहुत लोगों का प्यार होता है. अब इसके लिए वो जितनी भी हेल्प करा है, गाँववासी तो इंडिया के भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड के भी 2000 हेक्टेयर नया शुरू कर दिया था. वो 2011 से शुरू हुआ. आज भारतीय एनजीओ जितनी भी है वो लोग विदेशों से पैसा लेके आया था. वो क्या करा है, कार चुनाता है, वो तो प्रदूषण करा है. ये वो लोग को दिल्ली में जाके बोल दिया था ये मत करो. जितनी भी इंडिया का खाली जमीन है, एनजीओ लोग जितनी भी इंटरनेशनल पैसा लेके आया था वो पेड़ पौधा लगा के जल्दी जल्दी गिन कर. तो बाहर देशों को जो पर्यटक आया था, हम लोग का देखने के लिए नहीं आया था. इंडिया का पेड़ पौधा, इंडिया का जानवर, इंडिया का पंछी, वो जितनी भी जलाशय देखने के लिए आया. फॉरेनर लोग आया था इंडिया में, वो लोग का आयु रेखा ज़्यादा 2 दिन बड़ा होता है, इसके लिए आ रहा है. और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ रहा है केरला. सेम टू सेम केरला और असम एक ही जलवायु, एक ही पेड़ है, एक ही ये सब देखने के लिए आया था. इसलिए मैं सोचा है कि इंडिया में हर स्टेट में, हर माउंटेन, हर पहाड़ों में जितने भी है मिट्टी दे रहे के वो क्लीन करने के हमारे काम है. तो हम लोग जीते रहेगा, नहीं कि नहीं रहेगा. त्यांचं वाक्य ऐकलं का? त्यांना त्यांनी सांगितलं, त्यांचे जे कोणी बुजुर्ग असतील ते, ते काय म्हणाले की तू झाडं तर आयुष्यभर लावशील, लग्न करून घे.
आणि ह्या वाक्यानंतर मग त्यांनी लग्न केलं आणि ते पण जंगलातच लग्न झालं त्यांचं. आणि त्यानंतर जे वराडी मंडळी आले होते ती पण झाडं घेऊनच आली होती आणि ती झाडं सुद्धा त्या जंगलात लावलेली आहेत त्यांनी. त्यांचा मुलगा आलाय बरं का, संजय नाव आहे त्यांचं. संजय जी एक बार खड़े हो जाइए ना, सबको पता चले जादव पायेंग द फॉरेस्ट मैन. उनके बेटे भी है यहाँ पर. हाँ जी, तो ये है और बस आप ही के उम्र के हैं, मतलब यंग जनरेशन. हमारे में से एक है 20 साल के हैं और इनका सपना है कि पापा ने एक जंगल बनाया, मेरा भी अपना खुद का एक जंगल होगा. थँक्यू संजय जी. असं स्वप्न पाहण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची गरज आहे. नाहीतर आता जे बोलले ना जादव पायेंगजी, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आता जे तुम्ही कोणी रुमालाने पुसतंय, एवढे सगळं आहे, फॅन लावले तरी पण गरम होते. विचार करा. आणि ते पण डोंगराच्या हिरवळीच्या कुशीत बसून जर अशी अवस्था असेल तर विदर्भामध्ये प्रत्येक घरात कूलर पण असतो आणि फॅन पण असतो, तरी पण ती लोक घामाने भिजलेली असतात. विदर्भासारखी अवस्था पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा होईल. त्यामुळे जसं कोकणात आच्छादन आहे वृक्षांचं, तसंच आच्छादन प्रत्येक जिल्ह्यात तालुक्यात असणं ही काळाची गरज बनली आहे. प्रत्येक माणसानुरूप मागच्या वर्षी जे संशोधन झालं त्यानुसार 225 झाडं एका माणसाची असली पाहिजे. इथे असणारा प्रत्येक जण श्वास घेतोय ना, कुणी श्वास घेत नाहीये का? श्वास घेतायत ना सगळे? झाडं किती जणांनी लावली येतो? हात वर करा. जाऊ देत, आता काय इथे हात वर करायचं म्हणून करत असतील काही लोक, पण खरं सांगू का, ज्यांनी झाड लावलं नाहीये ना त्यांना अधिकारच नाहीये श्वास घेण्याचा. किमान तुमच्या श्वासांसाठी तरी दरवर्षी एक झाड लावा आणि तुम्ही अभिमानाने किंवा कॉन्फिडेंटली म्हणू शकता की हा बाबा हे माझं झाड आहे आणि मी लावतोय बरं का, म्हणजे मी जे श्वास घेतोय त्याच्यासाठी मी डिझर्व करतो कारण मी माझं झाड लावलंय. आता सध्या तुम्ही उपकारात आहात, किमान कृतज्ञता तरी बाळगा त्या निसर्गाविषयी. जर तुम्ही वाढवू शकत नाही तर त्याला कापू तरी नका. कधी कळणार हे माणसाला, नाही का? आता जाधव पायेंग खूप काही बोलून गेले, पण थोडं भाषा त्यामुळे तुम्हाला तितकंसं, पण ते म्हणाले की निसर्ग वाढवणं किती महत्वाचं आहे. आणि जर निसर्ग वाढला नाही तर हळूहळू मुंबई, केरळ म्हणजे जी काठावरती आहेत समुद्राच्या, ते पूर्ण शहरच्या शहर गिळंकृत होईल आणि समुद्राच्या पोटात जाईल. इतक्या धोक्याच्या पातळीवर सध्या आपण आहोत. इंचानी समुद्राची पातळी वाढतीये आणि जे हिमपर्वत आहेत ते वितळत चालले, जसे आपण आता वितळत आहोत घामाने. त्यामुळे आपल्याला झाडांचं महत्व खूप मोठं आहे. त्यांनी खूप महत्वाचं वाक्य केलं. मी त्यांना सहज विचारलं, आता मी विचारते तो प्रश्न आणि तुम्ही त्यांचं उत्तर ऐका, ठीक है? जाधव जी, आपने एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोला है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा वाक्य, और वो ये था कि मेरे लिए, मेरे कंट्री ने, मेरे देश ने क्या किया ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने मेरे देश के लिए, मेरी मिट्टी के लिए क्या किया ये महत्वपूर्ण है. तो आज आपकी अपेक्षा क्या है महाराष्ट्र, मतलब पूरे देश के जो गवर्नमेंट है हमारा, उनसे क्या चाहते हैं आप उनसे? मैं यहाँ क्या, इंडिया ऐसे ही देश है, आदिम युग से पहले पेड़ का पूरा पिंडा देश है. आदिम युगों से पेड़ प्लांटेशन करने वाला देश है. यहाँ का शिक्षा क्या कहा गया था, तो मैं देख रहा हमारे इंडिया का शिक्षा ऐसे ही है, ब्रेन इन ड्रेन. इंडिया का पैसा में पढ़ा है, दूसरा देश डेवलप करा है, मरने के टाइम में आ रहा है. मैं विश्व सामने देख रहा, विश्व का 100 से 30% साइंटिस्ट इंडिया, सब आउट ऑफ इंडिया. भालो भालो डॉक्टर, भालो वाले सब आउट ऑफ इंडिया. वो लोग इंडिया का पैसा में पढ़ा है और दूसरा देश डेवलप, इसके इंडिया डेवलप नहीं है और नहीं हुआ था. इसके लिए अनुरोध किया था, उसको शिक्षा और ज्ञान लेने जाने दो और लेने के बाद रिटर्न टू बैक इंडिया, आने के कम पैसा में करो, देश डेवलप करो. ये अभी तो इंडिया गवर्नमेंट वो दलील में साइन करके बाहर जाने देता है. जी, आपका ये पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ. इनको कहना ये है की इन्होंने जहाँ जहाँ गए ना हमारे देश में, आपल्या देशात जे जिथे जिथे गेले बऱ्याच ठिकाणी त्यांना हे कळलं. आता ते म्हणाले की 20 ते 25% शास्त्रज्ञ भारतातले बाहेर काम करणारे
आजकाल तर फॅशन झालंय, ट्रेंड झालाय आणि प्राऊड वाटतं आई वडिलांना सांगायला की माझा मुलगा अमेरिकेत आहे, माझा मुलगा ऑस्ट्रेलियात आहे. पण काय हो, तुमच्या गरजेला तुमचा मुलगा तुमच्याजवळ असतो का हे खूप मॅटर करतं ना. तर आई वडिलांचं सोडा, त्यांचं असं म्हणणं आहे की मातृभूमीसाठी तुम्ही करायला या, शिकायला जा तुम्ही परदेशात, पण शिक्षा घेऊन पुन्हा आपल्या मातीत या आणि मातीसाठी तुम्ही त्या ज्ञानाचा वापर करा, हे त्यांना म्हणायचं आहे. त्यांना असे खूप आई वडील भेटले की जे म्हणतात की पाणी पाजायला पण कोणी नाहीये. त्यांना भेटली तशी माणसं. मुलगा युरोपमध्ये, मुलगा कुठेतरी बाहेरच्या देशात आहे, किती वाईट गोष्ट आहे नाही. तुम्ही ज्ञानार्जन करण्यासाठी जा, पण ज्ञानार्जन केल्यानंतर ज्या मातीतले तुम्ही आहात त्या मातीचं देणं म्हणून तुम्हाला इथेच यायला पाहिजे ना. किमान तुम्ही अर्थ स्वरूपात ना कुठल्या स्वरूपात तुम्ही मातृभूमीसाठी काम केलं पाहिजे, हे त्यांचं म्हणणं होतं. आता अभी आ रहा है, मैं देख रहा यूपी यूनिवर्सिटी में 16 स्टूडेंट मिला इंडिया का. वो लोग को बोल दिया था आप लोग उच्च शिक्षा लेने के आने में धन्यवाद देता हूँ, उसका लेके इंडिया में आओ, कम पैसा में करो, इंडिया को डेवलप करो. अभी 2 लड़का देखा है दार्जिलिंग स्टेट, वो बुद्धिस्ट स्टेट है, लेकिन इतने प्लास्टिक यूज करता है. कांचनजंगा सबोबाइका हिमालय में उसका जितने भी पेड़ पौधा सब मर जाता है. वो पानी वो रुकने नहीं पाया, वो पानी में प्लास्टिक में नहीं लेके पाया, वो तो मर जाता है. वो 2 लड़का आया था इंजीनियर पास करके 2 साल नौकरी करके 2012 में जाके वो उसको बुलाया. तो आके वो लोग 40 फीट नीचे से प्लास्टिक निकाल के वो लोग मिट्टी बना के 5 फीट की प्लांटेशन कराए, पेड़ पौधा लगाए. अभी आ रहा और कितनी भी है बाहर देशों में वो आने के बोल दिया था. आप कोविड ने तो सब आ गया. यूके में जितने भी है 20,000 स्टूडेंट इंडिया के भी है. कहाँ रहता है, कहाँ पर है, वो लोग तो आएगा नहीं. अभी आ गया. वो मुडियाला क्या है, दूरदर्शी है, वो सिर्फ इंडिया के भी नहीं लेके आया था, चाइना में भी ले आया था, इंडिया का पताका दिखा के, और बांग्लादेश के भी आया, पाकिस्तान के भी आया था. ये प्रधानमंत्री वर्ल्ड में कोई नहीं है, मोदी जी भी है. और उसका प्रेरणा दी है हमारे स्टूडेंट के साथ प्रेरणा. और साथियों लोग का भरोसा ऐसे ही है. मैं देख रहा है जे चंडीगढ़ मंगलगढ़ जाने वाला पहले साथी कौन है, कल्पना चावला, इंडिया के भी है, अहमदाबाद का है. और जो मेक्सिको में रहा था 2020 में, वो देख रहा है 57,000 फ्लाइट चला के विश्व रिकॉर्ड का और भारतीय शक्ति ने करा है. तो भारतीय शक्ति के ऊपर भरोसा बहुत है, मेरा ज्यादा भरोसा है. जो लोग कराए शक्तियों लोग आजकल अवेयरनेस कराया, वो लोग काम कर रहा है. मैं देख रहा है बाहर देशों में देख रहा है. वो इंडिया के भी एक मिला है फ्रांस में. वो बताया तुम कहाँ आया था जब सर मैं तो प्रकृति के साथ रहता है, लेकिन इंडिया में रहने से एंटरप्रेन्योर अपने पैसा नहीं मिला, लेकिन फ्रांस में रहते ऑल ओवर वर्ल्ड वो एनजीओ के वो काम कर रहा है, प्रकृति के साथ काम कर रहा है. अभी फ्रांस सरकार ने मेरा फर्ज से 20 ले का वो तो नासारी बना के मेरा ना पूरे एक फर्ज बना रहा है. वो अच्छा लगा है. तो इसके लिए डिजिटल दुबई में जब होगा देखिएगा. जाधव जी, बहुत बड़ी बात है ये कि फ्रांस ने इनके नाम से आपल्या भारतातल्या माणसाच्या नावानं फ्रांस मध्ये जंगल बनणं किती मोठी गोष्ट आहे बघा. आणि आणखी एका व्यक्तीचा इथे उल्लेख करावा असं वाटतो. त्यांचं नाव आहे ऋतुराज फुकन. ते सुद्धा आता यांच्या सोबत आणखीन एक जंगल तयार करणार आहेत. तेव्हा अशा माणसांची खरंच गरज आहे. आताच इथे एक मुलगा भेटला, त्याचं नाव रोहित बनसोडे, त्याची बहीण रक्षिता बनसोडे. 7,500 झाडं या मुलांनी लावलेली आहेत आणि वय वर्ष 20च्या आतलीच ही दोन्ही पण मुलं आहेत. खूप छान असे तरुण शिवमचे खरं तर पार्टिसिपंट्स आहेत आणि मला असं वाटतं की हेच यश आहे आपल्या शिबिराचं. आणि अशा अनमोल व्यक्तींना आपण इथे बसवतो आणि त्यांच्याकडून हे सुंदर ज्ञान घेऊन नक्कीच यापैकी सुद्धा एक दिवस जाधव पांडूच घडणार आहेत, जे निसर्गसृष्टी वाढवण्यासाठी देशाचं मातीचं देणं म्हणून काम करतील. जाधव जी, वहां पर जो बंजर जमीन थी
पूरा चला गया था बाढ़ में, कुछ नहीं था जब आपने शुरुआत की तब। तो जब शुरुआत करने से पहले वो वाली जमीन जो बंजर थी और अब वाली जमीन और ये सारा विश्व सृष्टि का आपने खड़ा करने के बाद वहाँ पर जो किसान है उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है पर्यावरण में, वो क्या बदलाव विशेषता वहाँ पर निर्माण हुई है? ने पर्यावरण बचाने के गाँववासी के किसानों लोग का ऊपर भूमिका ज्यादा है। वो लोग क्या करने पड़ेगा, वो लोग पेड़ काट के उनको किसान बीज लगाए। ये पेड़ काटने से भी एक बार खेत होगा, दूसरा बार नहीं होगा। और जब तक पेड़ रहेगा तब तक खेत होगा, खाने मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। वो किसानों लोग नीचे पेड़ पौधा लगा के वो खेत करना पड़ेगा, तो अब बायोडाइवर्सिटी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये किसानों का भूमिका गाँव के जो है वो तो बहुत अच्छी काम करा है। मैं देख रहा है मेरा फॉरेस्ट में, मैं जो देख के दोनों गाँव है आसपास वो लोग की ग्रीन कर दिया। वो गाँव में सब ग्रीन है, सब पेड़ पौधा लगाया। तो ये अवेयरनेस महाराष्ट्र भी यही करना चाहिए। ये मेरा फॉरेस्ट का आसपास गांव जो रहा है वो फॉरेस्ट के अंदर रहकर डेवलप होता है, यह फॉरेस्ट बनाने से भी डेवलप होता है। मैं देख रहा है छत्रपति शिवाजी औरंगाबाद में देखा है, वो पेड़ पौधा लगाने भी है, नया पेड़ पौधा नहीं है, क्या है, कहाँ गया, हम लोग कहाँ रहता है, वो लगाने जरूरत है। शिवरायांनी लावलेली झाडं कुठे आहेत असं ते विचारतात. शिवरायांनी झाडं लावलेली आता दिसतात का महाराष्ट्रात, असा त्यांचा प्रश्न आहे. किती अभ्यास आहे बघा त्यांचा महाराष्ट्राच्या भूमीच्या बाबतीत पण. म्हणजे शिवरायांचं सुद्धा झाडांवरचं निसर्गावरचं प्रेम त्यांना ज्ञात आहे. अशी ही निसर्गवेडी माणसं असतात. आणि खरंच डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली, मगाशी त्यांचा तो मुद्दा सांगायचा राहून गेला, विकासाच्या नावाखाली मूळ स्वरूप विभत्स करून, विभत्स यासाठी म्हणते मी, डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली कृत्रिम आर्टिफिशियल जंगलं उभी केली जात आहेत. काही काही नावं आहेत, नाही मुद्दामून घेणार मी, पण डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली त्यांनी तिथे असं उभं केलं की पुण्यातच एक खूप छान सिटी नावाची उभं केली. खूप अशा सिटीज आहेत आर्टिफिशियल की नॅचरल जंगल, नॅचरल आपण निसर्ग त्याला तोडफोड करतोय आणि आर्टिफिशियल रूप देतोय. त्याचाच त्यांचा तो मुद्दा होता की जे आहे, त्यांची विनंती आहे सरकारला, जी आहे जंगलं तशाच अवस्थेत त्यांना डेव्हलप करा, त्यांना तोडफोड करून तुम्ही डेव्हलपमेंट करू नका असं. खूप सारे प्रश्न आहेत त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे, पण तुमच्यापैकी खरं तर इतकी मोठी व्यक्ती शिवम फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपल्या भेटीला येणं किती मोठं भाग्य आणि किती सुवर्ण संधी आहे. अशा व्यक्तीशी तुम्हाला इंटरॅक्ट करण्याची, नाही का? तुमच्याही मनात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, माईक पास करू शकतो आपण त्यांच्यापर्यंत. कोणाच्या मनात काही प्रश्न असतील तर पुढचे, नाही तर आणखीन प्रश्न माझ्याजवळ आहेतच, मी त्यांना विचारेलच, पण तुमच्याही मनात असतील तर तुम्ही विचारू शकता. कारण या व्यक्तीला परत तुम्हाला भेटायचं असेल तर तुम्हाला मोलाई कथोनी नावाच्या जंगलात आसामला जावं लागेल. तेव्हा या संधीचा लाभ घ्या आणि तुमच्या मनातले काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. निसर्ग प्रेमी आहेत खूप सारे इथे, जसे बनसोडे दादा ज्यांनी 60,000 झाडं. थोडक्यात आपलं नाव सांगून थोडक्यात विचार. तो आज आपकी अपेक्षा क्या है महाराष्ट्र, मतलब पूरे देश के जो गवर्नमेंट है हमारा, उनसे क्या चाहते हैं आप उनसे? मैं यहाँ क्या इंडिया ऐसे ही देश है, आदिम युगों से पहले पेड़ कपड़ा पिंडा देश है, आदिम युगों से पेड़ पर प्लांटेशन करने वाला देश है. यहाँ का शिक्षा क्या कहा गया था, तो मैं देख रहा हमारे इंडिया का शिक्षा ऐसे ही है, ब्रेन इन ड्रेन. इंडिया का पैसा में पढ़ा है, दूसरा देश डेवलप करा है, मरने के टाइम में आ रहा है. मैं विश्व सामने देख रहा, विश्व में 100 से 30% साइंटिस्ट इंडिया, सब आउट ऑफ इंडिया. भालो वाला डॉक्टर, भालो वाला सब आउट ऑफ इंडिया. वो लोग इंडिया का पैसा में पढ़ा है और दूसरा देश डेवलप, इसके इंडिया डेवलप नहीं है और नहीं हुआ था. इसके लिए अनुरोध किया था, उसको शिक्षा और ज्ञान लेने जाने दो और लेने के बाद रिटर्न टू बैक इंडिया, आने के कम पैसा में करो, देश डेवलप करो. ये अभी तो इंडिया गवर्नमेंट
वो दलील में साइन करके बाहर जाने देता है। जी, आपका ये पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ। इनको कहना ये है कि इन्होंने जहाँ जहाँ गए ना हमारे देश में, आपल्या देशात जे जिथे जिथे गेले बऱ्याच ठिकाणी त्यांना हे कळलं। आता ते म्हणाले की 20 ते 25% शास्त्रज्ञ भारतातले बाहेर काम करणारे। आजकाल तर फॅशन झालाय, ट्रेंड झालाय आणि प्राऊड वाटतं आई वडिलांना सांगायला की माझा मुलगा अमेरिकेत आहे, माझा मुलगा ऑस्ट्रेलियात आहे। पण काय हो, तुमच्या गरजेला तुमचा मुलगा तुमच्याजवळ असतो का हे खूप मॅटर करतं ना। तर आई वडिलांचं सोडा, त्यांचं असं म्हणणं आहे की मातृभूमीसाठी तुम्ही करायला या, शिकायला जा तुम्ही परदेशात, पण शिक्षा घेऊन पुन्हा आपल्या मातीत या आणि मातीसाठी तुम्ही त्या ज्ञानाचा वापर करा, हे त्यांना म्हणायचं आहे। त्यांना असे खूप आई वडील भेटले की जे म्हणतात की पाणी पाजायला पण कोणी नाहीये, त्यांना भेटली तशी माणसं। मुलगा युरोपमध्ये, मुलगा कुठेतरी बाहेरच्या देशात आहे, किती वाईट गोष्ट आहे नाही। तुम्ही ज्ञानार्जन करण्यासाठी जा, पण ज्ञानार्जन केल्यानंतर ज्या मातीतले तुम्ही आहात त्या मातीचं देणं म्हणून तुम्हाला इथेच यायला पाहिजे ना। किमान तुम्ही अर्थ स्वरूपात ना कुठल्या स्वरूपात तुम्ही मातृभूमीसाठी काम केलं पाहिजे, हे त्यांचं म्हणणं होतं। आता अभी आ रहा है, मैं देख रहा यूपी यूनिवर्सिटी में 16 स्टूडेंट मिला इंडिया का। वो लोग को बोल दिया था आप लोग उच्च शिक्षा लेने के आने में धन्यवाद देता हूँ, उसका लेके इंडिया में आओ, कम पैसा में करो, इंडिया को डेवलप करो। अभी 2 लड़का देखा है दार्जिलिंग स्टेट, वो बुद्धिस्ट स्टेट है, लेकिन इतने प्लास्टिक यूज करता है। कांचनजंगा सभाबाई का हिमालय में उसका जितने भी पेड़ पौधा सब मर जाता है, वो पानी वो रुकने नहीं पाया, वो पानी में प्लास्टिक में नहीं लेके पाया, वो तो मर जाता है। वो 2 लड़का आया था इंजीनियर पास करके 2 साल तक ही करके 2012 में जाके वो उसको बुलाया, तो आके वो लोग 40 फीट नीचे से प्लास्टिक निकाल के वो लोग मिट्टी बना के 5 फीट की प्लांटेशन कराए, पेड़ पौधा लगाए। अभी आ रहा और कितनी भी है बाहर देशों में वो आने के बोल दिया था। आप कोविड में तो सब आ गया, यूके में जितने भी है 20,000 स्टूडेंट इंडिया के भी है, कहाँ रहता है, कहाँ पर है, वो लोग तो आएगा नहीं। अभी आ गया वो मुडियाला किया है, दूरदर्शी है, वो सिर्फ इंडिया के भी नहीं लेके आया था, चाइना में की ले आया था, इंडिया का पताका दिखा के, और बांग्लादेश के भी आया, पाकिस्तान के भी आया था। ये प्रधानमंत्री वर्ल्ड में कोई नहीं है, मोदी जी भी है, और उसका प्रेरणा दी है हमारे स्टूडेंट के साथ प्रेरणा। और साथियों लोग का भरोसा ऐसे ही है, मैं देख रहा है जे चंडीगढ़ मंगलगढ़ जाने वाला पहले साथी कौन है, कल्पना चावला, इंडिया के भी है, हमारा बात क्या है। और जो मेक्सिको में रहा था 2020 में, वो देख रहा है 57,000 फ्लाइट चला के विश्व रिकॉर्ड का और भारतीय शक्तियों ने करा है। तो भारतीय शक्ति के ऊपर भरोसा बहुत है, मेरा ज्यादा भरोसा है। जो लोग कराए शक्तियों लोग आजकल अवेयरनेस कराया, वो लोग काम कर रहा है, मैं देख रहा है, बाहर देशों में देख रहा है। वो इंडिया के भी एक मिला है फ्रांस में, वो बताया तुम कहाँ आया था जब सर मैं तो प्रकृति के साथ रहता है, लेकिन इंडिया में रहने से एंटरप्रेन्योर को अपने पैसा नहीं मिला, लेकिन फ्रांस में रहकर ऑल ओवर वर्ल्ड वो एनजीओ के वो काम कर रहा है, प्रकृति के साथ काम कर रहा है। अभी फ्रांस सरकार ने मेरा फर्ज से 20 देने का वो तो नासारी बना के मेरा ना पर एक फर्ज बना रहा है, वो अच्छा लगा है। तो इसके लिए डिजिटल दुबई में जब होगा देखिएगा। जाधव जी, बहुत बड़ी बात है ये कि फ्रांस ने इनके नाम से आपल्या भारतातल्या माणसाच्या नावानं फ्रांस मध्ये जंगल बनणं किती मोठी गोष्ट आहे बघा। आणि आणखी एका व्यक्तीचा इथे उल्लेख करावा असं वाटतो, त्यांचं नाव आहे ऋतुराज फुकन। ते सुद्धा आता यांच्या सोबत आणखीन एक जंगल तयार करणार आहेत। तेव्हा अशा माणसांची खरंच गरज आहे। आताच इथे एक मुलगा भेटला, त्याचं नाव रोहित बनसोडे, त्याची बहीण रक्षिता बनसोडे। 7,500 झाडं या मुलांनी लावलेली आहेत आणि वय वर्ष 20च्या आतलीच ही दोन्ही पण मुलं आहेत। खूप छान असे तरुण शिवमचे खरं तर पार्टिसिपंट्स आहेत आणि मला असं वाटतं की हेच यश आहे आपल्या शिबिराचं। आणि
अशा अनमोल व्यक्तींना आपण इथे बसवतो आणि त्यांच्याकडून हे सुंदर ज्ञान घेऊन नक्कीच यापैकी सुद्धा एक दिवस जाधव पांडूच घडणार आहेत, जे निसर्गसृष्टी वाढवण्यासाठी देशाचं मातीचं देणं म्हणून काम करते. जाधव जी, वहां पर जो बंजर जमीन थी पूरा चला गया था बाढ़ में, कुछ नहीं था जब आपने शुरुआत की तब. तो जब शुरुआत करने से पहले वो वाली जमीन जो बंजर थी और अब वाली जमीन और ये सारा विश्व सृष्टि का आपने खड़ा करने के बाद वहाँ पर जो किसान है उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है पर्यावरण में, वो क्या बदलाव विशेषता वहाँ पर निर्माण हुई है? ने पर्यावरण बचाने के गाँववासी के किसानों लोग का ऊपर भूमिका ज्यादा है. वो लोग क्या करने पड़ेगा, वो लोग पेड़ काट के उनको किसान बीज लगाए. ये पेड़ काटने से भी एक बार खेत होगा, दूसरा बार नहीं होगा. वो जब तक पेड़ रहेगा तब तक खेत होगा, खाने मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा. वो किसानों लोग नीचे पेड़ पौधा लगा के वो खेत करना पड़ेगा, तो अब बायोडाइवर्सिटी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. तो ये किसानों का भूमिका गांव के जो है वो तो बहुत अच्छी काम करा है. मैं देख रहा है मेरा फॉरेस्ट में, मैं जो देख के दोनों गाँव है आसपास वो लोग की ग्रीन कर दिया. वो गाँव में सब ग्रीन है, सब पेड़ पौधा लगाया. तो ये अवेयरनेस वास्तव भी यही करना चाहिए. ये मेरा फॉरेस्ट का आसपास गांव जो रहा है वो फॉरेस्ट के अंदर रहकर डेवलप होता है. यह फॉरेस्ट बनाने से भी डेवलप होता है. मैं देख रहा है छत्रपति शिवाजी औरंगाबाद में देखा है, वो पेड़ पौधा लगाने भी है, नया पेड़ पौधा नहीं है. क्या है, कहाँ गया, हम लोग कहाँ रहता है, वो लगाने जरूरत है. शिवरायांनी लावलेली झाडं कुठे आहेत असं ते विचारतात. शिवरायांनी झाडं लावलेली आता दिसतात का महाराष्ट्रात, असा त्यांचा प्रश्न आहे. किती अभ्यास आहे बघा त्यांचा महाराष्ट्राच्या भूमीच्या बाबतीत पण. म्हणजे शिवरायांचं सुद्धा झाडांवरचं निसर्गावरचं प्रेम त्यांना ज्ञात आहे. अशी ही निसर्गवेडी माणसं असतात. आणि खरंच डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली, मगाशी त्यांचा तो मुद्दा सांगायचा राहून गेला, विकासाच्या नावाखाली मूळ स्वरूप विभत्स करून, विभत्स यासाठी म्हणते मी, डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली कृत्रिम आर्टिफिशियल जंगल उभी केली जात आहेत. काही नावं आहेत, नाही मुद्दामून घेणार मी, पण डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली त्यांनी तिथे असं उभं केलं की पुण्यातच एक खूप छान सिटी नावाची उभं केली. खूप अशा सिटीज आहेत आर्टिफिशियल की नॅचरल जंगल, नॅचरल आपण निसर्ग त्याला तोडफोड करतोय आणि आर्टिफिशियल रूप देतोय. त्याचाच त्यांचा तो मुद्दा होता की जे आहे, त्यांची विनंती आहे सरकारला, जी आहे जंगल तशाच अवस्थेत त्यांना डेव्हलप करा, त्यांना तोडफोड करून तुम्ही डेव्हलपमेंट करू नका असं. खूप सारे प्रश्न आहेत त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. पण तुमच्यापैकी खरं तर इतकी मोठी व्यक्ती शिवम फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपल्या भेटीला येणं किती मोठं भाग्य आणि किती सुवर्ण संधी आहे. अशा व्यक्तीशी तुम्हाला इंटरॅक्ट करण्याची, नाही का? तुमच्याही मनात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. माईक पास करू शकतो आपण त्यांच्यापर्यंत. कोणाच्या मनात काही प्रश्न असतील तर पुढचे, नाहीतर आणखीन प्रश्न माझ्याजवळ आहेतच, मी त्यांना विचारेलच. पण तुमच्याही मनात असतील तर तुम्ही विचारू शकता. कारण या व्यक्तीला परत तुम्हाला भेटायचं असेल तर तुम्हाला मोलाई कथोनी नावाच्या जंगलात आसामला जावं लागेल. तेव्हा या संधीचा लाभ घ्या आणि तुमच्या मनातले काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. निसर्ग प्रेमी आहेत खूप सारे इथे, जसे बनसोडे दादा ज्यांनी 7,000 झाडं. थोडक्यात आपलं नाव सांगून थोडक्यात विचारा. मी 7वे इथून आली आहे आणि मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपको पद्मश्री अवार्ड मिला था तब आपको क्या फीलिंग थी, और APJ अब्दुल कलाम के साथ आपकी क्या बातचीत हुई थी? तो मेरा जो पद्मश्री मिला, मैं भारत सरकार राष्ट्रपति ने सम्मान दिया था. सम्मान जैसे मेरे को पूछाया वहाँ दिल्ली में, तो आप कैसे लगा? बोला सम्मान लेके क्या करेगा, तो धड़की नहीं रहेगा तो सम्मान लेके मैं क्या करूँगा. इसके लिए सम्मान के साथ आप सब लोग करने पड़ेगा, प्लांटेशन करने पड़ेगा. अभी जैसे ही है राष्ट्रपति भवन में वो तुम जैसे पूछाया, तो वो तो IAS देहरादून में IAS जो सत्यों भी मिलाया, और तो IFS में मिलाया, हैदराबाद में मिलाया IPS. वो लोग मेरे को पूछाया, सर कभी आप पॉलिटिक्स में जाएगा?
ए बाबा पॉलिटिक्स कैसे जाएगा? मेरा फॉरेस्ट बनाने में 42 इयर्स लगा, पॉलिटिक्स में 5 साल लगता है, कैसे जाएगा? जितने दिन जिंदे रहेगा भारतीय शक्ति के साथ, सत्ता शक्ति के साथ और भारतीय प्रशासन के साथ रहेगा, तो दूसरा के साथ नहीं रहेगा। इसके लिए मेरा जो काम है ये करने से तो तुम लोग के साथ रहेगा। हमारा तो उम्र नहीं है, हम लोग काटने वाला मारने वाला, और नया धरती बसाएगा, स्टूडेंट सब बसाएगा, दूसरा तो नहीं बसाएगा। इसके लिए स्टूडेंट के साथ देखे धरती प्यार करने के लिए क्या क्या करना है मेरा सिखाने, मेरा काम है, इसके लिए कर जाता है, दूसरा के साथ नहीं जाएगा। ये नहीं इंडिया के स्टूडेंट मेरे आए, ऐसे नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का स्टूडेंट मेरे आए, उन लोग का साथ देकर धरती जब बसा सकेगा तब तो लड़ाई करने पड़ेगा। तब इंडिया ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, चाइना नहीं रहेगा, किसके साथ लड़ाई करेगा? जब वो लोग का जो काम है वो सब करने पड़ेगा। भारतीय सामरिक चाइना और इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया का जो सामरिक भाई वो लोग को बॉर्डर एरिया में जाके नहीं बोला आप धरती नहीं रहेगा तो किसके साथ लड़ाई करेगा? पहले धरती बसाओ सब लोग मिलजुल कर, तब लड़ाई करने पड़ेगा। ये सब लोग प्लेंटेशन करो, ये आप कर रहा हो। भारतीय सामरिक में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान अभी कर रहा है, वो लोग तो बहुत अच्छी काम कर, लेकिन आप पॉलिटिक्स में हुआ है डेवलपिंग करने के लिए जो प्लानिंग है, मैं 5 साल में इंडिया को डेवलप कैसे करेगा? मैं तो बोल देगा प्लानिंग ऑफिसर को, प्लानिंग ऑफिसर कहाँ रहता है, कहाँ रुक जाता है? वो कंट्री के फॉरेस्ट में रहता है, दिल्ली में रहता है, वो लोग का वो बना देता है प्लानिंग, तब सिग्नेचर कर दिया। वो लोग ऑल ओवर इंडिया 4 लेन 6 लेन 9 लेन के लिए जितने भी 2015 में पेड़ कटा है, तब क्लाइमेट चेंज इंडिया में कितने बार गया? ब्रिटिशों रुपया ने काट गया, महाराजा रुपया ने काट गया, अपन जो बड़ा वो भी काट गया। तब क्लाइमेट चेंज ज्यादा होता है, वो 3 साल का आगे क्यों नहीं कराया? वो काटने से भी क्या होगा? 2015 में 3000 पीपल डाइड होगा गर्मी पर, वो उसके बारे में तो 200 300 ना 1000 ऐसे ही डाइड हो जाता है। और कोविड ने यही समझा दिया विश्ववासी को, समझा कोविड ने ये ऑक्सीजन का अभाव पर डाइड होता है, दूसरा के डाइड नहीं होता है। मेरा फॉरेस्ट जो मेरे को 11 अप्रैल में देता है क्वीन एलिजाबेथ के अवार्ड, डिप्टी कमिश्नर ब्रिटिश कमिश्नर देता है। तब देखे वो क्या करा है, मेरा हाथ लगा के ऐसे ही करा है, वो तो प्यार करा है। प्यार करने के बाद चीन में वो जो कोविड हो गया, कोविड होने के बाद बारे में जब तक गुवाहाटी तक जोरहाट गया था, मेरा बुखार आ गया। बुखार आने के बाद घर में रुकने नहीं देता है, तो कोविड लेके आया था, घर में मत रहो, मैं फॉरेस्ट में चला गया। तब फॉरेस्ट में जाके वहाँ से 3 राइनो आ गया, 150 एलिफेंट आ गया, तब काजीरंगा से एलिफेंट सफारी आ गया, माजुली जोरहाट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया। 1 महीना उधर ही रहता है। उधर रहने के बाद देख लिया वहाँ का जितने भी पेड़ पौधा है घना जंगल हो गया, वहाँ का जानवर जितने भी वाइल्ड मुक्त विचरण भूमि बहुत सुंदर है। यहाँ का जो लेक है, लेक का पानी सफेद हो गया, ऐसे हो रहा। वहाँ का पंछी जो है मुक्त विचरण भूमि भी हुआ था, ऐसे हुआ था। इसके लिए ये अनुभव से प्रैक्टिकल नॉलेज लेके मेक्सिको में ये बोल दिया था यूनेस्को बैन में 7 days ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन देने से हम लोग का धरती बचा सकेगा। और क्लाइमेट स्कॉटलैंड में हुआ था, भारत का प्रधानमंत्री भी गया था, ऋतुराज फुकन भी गया था, मैं एक लेटर भेज दिया था 7 days लॉकडाउन जिसका वो मोदी ने सिग्नेचर नहीं दिया था। किसके लिए? उन्नत देशों में आगे तो प्रकृति ध्वंस करा है, हमारे इंडिया का डेवलप करने का बहुत काम है, इसके लिए सिग्नेचर नहीं देता। इसके मोदी को धन्यवाद देता हूँ। इंडिया में कैसे इंडिया का फॉरेस्ट सुरक्षा करके डेवलप करेगा, हम लोग जिंदे रहेगा, ये काम करने से भी अच्छा होगा, नहीं तो नहीं हमारे गलती हो जाएगा। ये करने से भी आप लोग का और कोई प्रश्न से प्रणाम करते आणि त्यानंतर एक शपथ घेऊया आपण सगळ्यांनी।